हाँ जी क्लास क्लास our next topic is first in first out buffer। क्लास इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ना एग्जांपल देना चाहता हूँ, फिर इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे कि हमें ये FIFO बफर की जरूरत क्या पड़ी। कोई मेरे को ये बता सकता है, एनीबडी टेल मी अबाउट व्हाट इज बफर, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बफर क्या होती है? कहीं आप लोगों ने ये वर्ड सुना है बफर? व्हाट इज बफर? सर रुकावट को कहते हैं बफर। हाँ जी, बहुत अच्छे बच्चे, क्या बोल रहे हो? रुकावट को बफर कहते हैं जब मतलब लोड रुकावट को होना बफर शुरू हो। कहते हैं। ओके, नहीं बेटा, इन कंप्यूटर साइंस। यूट्यूब पे होता है सर बफरिंग। हाँ जी, यूट्यूब पे यू यूट्यूब पे बफरिंग होती है जब आपकी यूट्यूब लोडिंग होती है, ठीक है। और बेसिकली आप लोग सब अपने अपने जगह पे सही हो। हम लोग बफर को एक मेमोरी लेके चलते हैं। क्या होती है बफर? मेमोरी। एक मेमोरी होती है, ठीक है जी। अब क्या होता क्या है कि हमारे पास, कि जब हम लोग कोई भी फास्टेस्ट डिवाइस और स्लोएस्ट डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करते हैं, फास्टेस्ट डिवाइस और स्लोएस्ट डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करते हैं, तो कहता है उनमें दिक्कत क्या आती है, उनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाती। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी जो स्पीड है वो मिसमैच कर जाती है। तो उस स्पीड को मिसमैच को रोकने के लिए हम उन दोनों डिवाइसेस के बीच में क्या लगा देते हैं? बफर लगा देते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर। ठीक है जी। ये जो बफर है, इसका जो वर्किंग क्राइटेरिया है, ये किस बेस पे काम करती है? वो काम करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर। आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो क्लास? यस डाटा सर। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना आप लोग, है ना? कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फीफो पे काम करता है? हाँ जी, आपने सुना है स्टैक क्यू? स्टैक जो है वो लीफो पे काम करती है, लीफो वाले प्रिंसिपल पे काम करती है, और जो क्यू है वो फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई एम राइट क्लास? ऐसा ही है, यस सर। राइट? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बफर लगाई है, एक मेमोरी लगाई है, जो कि किस प्रिंसिपल पे काम करती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर पे काम करती है, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं आपके प्रिंटर और आपके सीपीयू की। सीपीयू ने फटाफट 10-12 प्रिंट कमांड दे दिए। क्या प्रिंटर ने फटाफट 10-12 प्रिंट कमांड 100-100 पेजेस की निकाल दिए? नहीं निकाली। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है? एक बफर लगाई हुई है, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। जैसे जो आपने पहली प्रिंट कमांड दी, वो सबसे पहले प्रिंट होगी, फिर दूसरी कमांड दी, फिर वो सेकंड कमांड होगी। ऐसा तो है नहीं जो आपने लास्ट में कमांड दी है सिक्स्थ, वो पहले प्रिंट हो जाएगी, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए प्रिंटर आपका क्या है? स्लोएस्ट डिवाइस है। जब तक फर्स्ट जॉब कंप्लीट नहीं होगी, तब तक वो सेकंड जॉब उठा नहीं सकता है। लेकिन सीपीयू एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो 10 जॉब जो है लगातार प्रिंट के लिए प्रिंटर को दे सकता है। लेकिन प्रिंटर जो है वो स्लोएस्ट डिवाइस है। अब 100 पेजेस उसने निकालने हैं, 100 पेजेस वो कैसे निकालेगा? ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ये तो है नहीं कि वो फर्स्ट उसने रिसीव कर लिया है, फर्स्ट को वो निकाल रहा है, फर्स्ट प्रिंटिंग के लिए पेजेस निकाल रहा है, तो सेकंड वो रिसीव नहीं कर सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए दोनों डिवाइसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए हम लोगों ने बीच में क्या लगा दिया? बफर लगा दिया, ठीक है जी। ये बफर जो है क्यू बेस्ड है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। जो जॉब पहले आई है वही जॉब पहले प्रिंट आउट होगी। लेकिन सीपीयू फास्टेस्ट डिवाइस है, वो फटाफट जॉब्स फेंकी जा रहा है। लेकिन आपका जो प्रिंटर है वो स्लोएस्ट डिवाइसेस है, वो वन बाय वन प्रिंट निकालेगा। तो वो अपने सारे के सारे किस कहाँ पे रख देती है? अपनी क्यू में रख देती है, बफर में रख देती है, जिसका काम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जॉब्स को कंप्लीट करना।
ठीक है जी। अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर इज अ मेमोरी यूनिट दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट द आइटम फर्स्ट इन इज द आइटम फर्स्ट आउट। कहता है फीफो बफर क्या है, एक मेमोरी यूनिट ही है जिसका काम ये है इंफॉर्मेशन को इस तरह से स्टोर करवाना, जो आइटम मैंने फर्स्ट स्टोर करवाई है वही आइटम पहले बाहर आए। ठीक है जी, वही पहले सीपीयू के पास या प्रिंटर के पास प्रिंट आउट कर होके बाहर आए। ठीक है जी। कहता है जो फीफो बफर है कम्स विद सेपरेट इनपुट आउटपुट टर्मिनल। कहता है इसके दो एंड्स हैं। ठीक है जी। इनपुट टर्मिनल अलग है जहां से वो रिसीव करता है, आउटपुट टर्मिनल अलग है जहां से वो आउट करता है। ठीक है जी। इसलिए फीफो बफर जो है वो सेपरेट इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स के अकॉर्डिंगली आता है। ठीक है जी। जो मेन इस बफर का जो इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग जो मानते हैं इस बफर का, वो ये है कि इट कैन इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा एट टू डिफरेंट रेट्स and the output data are always in the same order in which the data entered the buffer। कहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बफर का फीचर हम ये मानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी डेटा इनपुट करवाते हैं, ठीक है जी, उस इनपुट करवाने का जो रेट ऑफ ट्रांसफर है, डेटा रेट ऑफ ट्रांसफर है, वो डिफरेंट है। और जब वो आउटपुट बाहर आती है तो उसका जो रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर है वो अलग है। ठीक है जी। इसीलिए मैंने बोला कि फास्टेस्ट डिवाइस और स्लोएस्ट डिवाइस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाने के लिए हम ये बफर लगाते हैं। कहता हमेशा ये याद रखना फीफो बफर जो है ये दो यूनिट्स के बीच में लगाई जाती है, व्हेन प्लेस बिटवीन टू यूनिट्स। ठीक है जी, दो यूनिट्स के बीच में लगाई जाती है। और वहां पे इस फीफो बफर का क्या काम होता है, इस फीफो बफर का काम ये है इट कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द सोर्स, सोर्स इज योर सीपीयू एट वन रेट ऑफ ट्रांसफर। वो बहुत स्पीड के साथ डेटा प्रिंट की कमांड दे रहा है, लेकिन जो प्रिंटर है वो जब डिलीवर करेगा आउटपुट वो स्लोएस्ट करेगा। डिलीवर द डेटा टू द डेस्टिनेशन यूनिट एट अनदर रेट, उसका जो रेट ऑफ ट्रांसफर है वो अलग है। ठीक है जी। इसलिए इसलिए हम लोग दो यूनिट्स के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बिठाने के लिए इस फीफो बफर को हम लोग लगाते हैं। कहता अगर आपका सोर्स यूनिट क्या है, सीपीयू, वो स्लोअर है, ठीक है जी, तो देन द डेस्टिनेशन यूनिट। अभी इस केस में सीपीयू फास्टेस्ट है, अभी ये किसी और केस की बात कर रहा है। ठीक है जी। ये उस केस की बात कर रहा है जो दो डिवाइसेस हैं उसमें जो जिस डिवाइस ने डेटा भेजना है वो स्लोअर है। इफ द सोर्स यूनिट इज स्लोअर देन द डेस्टिनेशन, जो सेकंड यूनिट है वो फास्टेस्ट स्पीड वाला यूनिट है। अब कहता है जो सोर्स यूनिट है वो स्लोअर है डेस्टिनेशन यूनिट से, तो वो क्या करेगा, बफर कैन बी फिल्ड विद डेटा एट स्लो रेट। तो वो होली होली बफर को विद स्लो डेटा रेट ऑफ ट्रांसफर के साथ डेटा को बफर को फिल करेगा। लेकिन जो डेस्टिनेशन यूनिट है लेटर एम्प्टीड एट अ हायर रेट, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो फास्टेस्ट था, उसने फटाफट क्या किया, डेटा को अपना स्पीड के साथ डेटा ट्रांसफर किया और उस बफर को एम्प्टी कर दिया। अब दूसरा केस ये है कि अगर सोर्स जो है वो फास्टर देन द डेस्टिनेशन, मतलब सीपीयू वाला केस है, सीपीयू इज फास्टर बिकॉज दैट ही इज द सोर्स, और डेस्टिनेशन आपका प्रिंटर है तो वो स्लोएस्ट डिवाइस है। अब कहता सोर्स जो है फास्टर है डेस्टिनेशन से, लेकिन यहाँ पे फीफो जो है यूजफुल फॉर दोज केसेस वेयर द सोर्स डेटा अराइव इन बर्स्ट। अब सीपीयू जो है वो बर्स्ट पे डेटा, मैंने आपको बताया था वो 10 कमांड्स एट ए टाइम बर्स्ट में उसने ट्रांसफर कर दी, किसको, अपने प्रिंटर को। ठीक है जी, बर्स्ट में ट्रांसफर कर दी उसने फटाफट। जो अपने प्रिंटर में जो बफर लगा हुआ था उसने उसको फटाफट फिल कर दिया। ठीक है जी, इट बर्स्ट दैट the source data arrive in bursts that fill out the buffer with a high speed, but the time between bursts is long enough for the destination unit to empty some or all the information from the buffer। लेकिन जो आपका डेस्टिनेशन यूनिट है वो बहुत ही स्लोएस्ट डिवाइस है, इसलिए उसने उसको क्या किया, बहुत ही स्लोएस्ट वे के साथ एम्प्टी करना शुरू किया, बहुत ही
बहुत ही हल्के में, बहुत ही स्लोएस्ट में उसको डेटा को एम्प्टी किया। इसका मतलब ये हुआ, कहता है ये जो फीफो बफर है, ये यूज़फुल है उन एप्लीकेशंस में जहाँ पे जो डेटा है वो ट्रांसफर किया जाता है एसिंक्रोनसली। एसिंक्रोनसली मतलब दोनों के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। आपका जो सीपीयू है वो डेटा हाईएस्ट स्पीड के साथ ट्रांसफर कर रहा है और आपका जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो स्लोएस्ट में डेटा ट्रांसफर कर रहा है। तो दोनों में डेटा जो है वो एसिंक्रोनसली डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे कहता दोनों में प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन बिठाने के लिए हम इन दोनों में क्या कर दिया, बफर को सेटअप कर दिया। अगर बात एक चीज देखो, नहीं तो अगर हमारा सीपीयू, अगर हम बफर नहीं लगाते, ठीक है जी, सीपीयू ने एक कमांड प्रिंट कर लिए के लिए प्रिंटर को दे दी। अब प्रिंटर जब तक वो कमांड कंप्लीट नहीं कर लेता वो दूसरी रिसीव नहीं करता, तो इतनी देर में हमारा सीपीयू वेट करेगा। अगर वेट करेगा तो हम लोग मल्टी फंक्शनिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कैसे अचीव करेंगे? तो हमारा जो जॉब्स हैं वो फास्टेस्ट वे में कैसे कंप्लीट होंगी? तो मुश्किल आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस एसिंक्रोनसली डेटा को ट्रांसफर करने को पाइल्स अप करने के लिए, इट पाइल्स अप डेटा एज दे कम इन। पाइल्स अप समझते हो, एक के ऊपर एक लगाए जाना। पाइल्स अप एज दे कम इन, गिव्स देम अवे इन द सेम ऑर्डर व्हेन द डेटा आर नीडेड। कहता अब मैंने फर्स्ट जॉब भेजी, फिर सेकंड भेजी, फिर थर्ड भेजी, फिर फोर्थ भेजी, फिर फिफ्थ भेजी, फिर सिक्स भेजी। अब ऐसा नहीं हो, जिस ऑर्डर में उसने डेटा रिसीव किया है उसी ऑर्डर में वो डेटा को क्या करेगा, आउट करेगा। तो कहता जब दो डिवाइसेस में डेटा प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड करना है तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर हमें लगाना पड़ता है। ठीक है। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है, ये देखो क्लास। ठीक है जी। अब यहाँ आप जब आप डायग्राम्स को ध्यान से देखोगे तो 4 बिट रजिस्टर्स हम लोगों ने यूज किए हैं जो कि डेटा को इनपुट कर रहे हैं। ठीक है जी। और डेटा इन 4 बिट रजिस्टर से पास ऑन हो रहा है। लेकिन बाय चांस क्या होता है कि जो बिट्स हैं, मतलब बिट्स में डेटा रिसीव कर रहा है वो ना। ठीक है जी। तो इन बिट्स के साथ हम लोगों ने एंड गेट लगाया। आप लोगों ने आरएस रजिस्टर्स पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है जी। इस आरएस रजिस्टर्स को उसने यूज किया है, ठीक है, ताकि डेटा को वो स्टोर करवा सके, बफर कर सके। ठीक है जी। अब आपका कंसेप्ट आता है कि सर जब हम लोग यूट्यूब में करते हैं तब भी बफरिंग होती है। यस, यू आर राइट। जैसे जैसे हमारी मूवी चलती रहती है, चलने की स्पीड स्लो है, लेकिन उसका जो उस मूवी का जो डेटा है, उस वीडियो का जो डेटा है वो अपने बफर में स्टोर करवा के रख रहा है ताकि उसको हमारी किसी तरीके का वो क्या ना आए, लैग ना आए। लैग समझते हो ना, कि कहीं रुक रुक के चले, रुक रुक के ना चले। हम लोगों ने ऑलरेडी जो बफर है उसमें डेटा सारा फेच करके रख लिया है। तो हमारा जो ग्राफिक्स कंट्रोलर है वो वहां से डेटा फेच कर रहा है और हमें प्रिंट करवा रहा है। ठीक है जी। तो इसने ये कहा है कि इसका डेटा इनपुट करने का टर्मिनल अलग है और डेटा आउटपुट भेजने का टर्मिनल हमारे पास अलग है। ठीक है जी। तो इन 4 बिट रजिस्टर्स के साथ आरएस रजिस्टर्स को यूज करके हम लोगों ने 4x4 FIFO बफर सेटअप किया है। ठीक है जी। इसको हम लोगों ने यूज करके हम लोग अपना जितना भी डेटा है इस बफर में विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स, विद द हेल्प ऑफ एंड, विद द हेल्प ऑफ 4 बिट रजिस्टर्स, विद द हेल्प ऑफ आरएस रजिस्टर्स हम लोगों ने डेटा को स्टोर करवाने की कोशिश की है। अब क्लास एक चीज का ख्याल रखना है, जब हमें क्वेश्चन आता है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीफो बफर। ठीक है जी। तो सबसे पहले भाई अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स किसके हैं क्लास? 3 मार्क्स किसके डायग्राम। हैं? डायग्राम के। डायग्राम। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये डायग्राम बनाना है, देन यू एक्सप्लेन विद थ्योरी। थ्योरी अगर देखो, थ्योरी अगर 3 मार्क्स की है तो 3 मार्क्स में से वो ज्यादा से ज्यादा कितना दे देगा? 2 मार्क्स दे देगा। लेकिन डायग्राम इट कंटेन्स 3 मार्क्स, सो नीट एंड क्लीन डायग्राम अगर बनाओगे 3 + 2 5, तो मैक्सिमम 6 में से 5 मार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है, 6 में से 6 बहुत कम टीचर्स देते हैं। तो
4 भी देते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने डायग्राम विद नीट एंड क्लीन तरीके के साथ आप लोगों ने बनाया होगा तो आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा, राइट क्लास। क्लास 2 मिनट है। हेलो, ठीक है क्लास। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर FIFO बफर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन FIFO बफर। क्लास ये सबमिशन का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5th। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हुए हैं। यस सर। हाँ क्लास, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फर्स्ट प्रोडिकल टेस्ट होगा वो मे बी 26 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। 26 अप्रैल से योर फर्स्ट प्रोडिकल टेस्ट माइट बी, ठीक है, अभी डेट कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन जो चांसेस बन रहे हैं वो सर अप्रैल तो 15 हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, अप्रैल तो 15 हो गई है सर। हाँ जी, हाँ जी बेटा, मे बी माइट बी 26 अप्रैल से होंगे। और जो फर्स्ट प्रोडिकल टेस्ट होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होंगे, गूगल पे ही आएंगे, ठीक है जी। जो सेकंड प्रोडिकल टेस्ट हैं वो आपके जो हैं वो हो सकते हैं कि अ, जिस तरह से आपके फाइनल टर्म्स के पेपर्स होते हैं वैसे ही होंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रोडिकल टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली 26 अप्रैल में, 26 मे बी 27 मे बी 28, कोई भी डेट शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको विद इन 3 to 4 डेज में आपको ये हम लोग बता देंगे, ठीक है क्लास। चलो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा एक है 1 मिनट। आज हम लोग सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट हम मंडे करेंगे। हाँ जी क्लास, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रायोरिटी इंटरप्ट। अब क्लास प्रॉब्लम क्या आती है, जब टीचर कोई पढ़ा रहा होता है तो 4 बच्चे इकट्ठे ही आ गए अपनी प्रॉब्लम लेके। सर मतलब इकट्ठे ही उन्होंने बोला, 4 बच्चों ने इकट्ठे ही बोला टीचर को, सर दिस इज माय प्रॉब्लम, सर दिस इज माय प्रॉब्लम, दिस इज माय प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम। चारों ने एट द सेम टाइम क्या किया? इंटरप्ट किया अपने टीचर को कि सर हमें हमारी ये प्रॉब्लम है, और चारों की प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट थी। अब टीचर के लिए कितना बड़ी प्रॉब्लम, किसकी सुने, ठीक है जी। अब किसी एक बच्चे को फेवर कर देता है तो 3 बच्चे नाराज, ठीक है जी। इसी तरह से, लेकिन वहां पे कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, सर आपने मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी, ये भी हो सकता है। लेकिन इन योर CPU जेम, व्हेन मल्टीपल प्रोग्राम्स कम्स एट द सेम टाइम, दे इंटरप्ट द CPU एट द सेम टाइम। अब CPU के लिए प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैं किसको प्रॉब्लम सुनूं। बाय चांस क्या होता है कि कोई ऐसा टास्क था जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा थी, अगर मैंने CPU ने उसको ध्यान नहीं दिया तो आपका पीसी हैंग कर गया, आपका पीसी शट डाउन हो गया, ठीक है, ये आपके पीसी में प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था, ठीक है जी, और उसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा थी, लेकिन सीपीयू ने अपना उसको टाइम नहीं दिया, जिसके कारण आपका पीसी क्या कर गया? हैंग कर गया। कहता है अब ऐसी सिचुएशन में किस तरह से सीपीयू मल्टीपल, और यू कैन से साइमल्टेनियसली जो रिक्वेस्ट आती हैं उनको सर्विस कैसे देता है।
तो साइमल्टेनियसली जॉब जब हमारे पास आती हैं तो उनको सर्विस देने के लिए हम सीपीयू ने क्या बनाया है, एक 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 टिपिकल एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है प्रायोरिटी इंटरप्ट क्लास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम दो तरीके से प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं, वन इज बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज बाय यूजिंग हार्डवेयर। तो हम लोग हार्डवेयर जो है इन प्रायोरिटी इंटरप्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये समझेंगे व्हाट इज प्रायोरिटी इंटरप्ट। फिर हमें आता है एक्सप्लेन डेजी चेन प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो डेजी चेन प्रायोरिटी इंटरप्ट को समझने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रायोरिटी इंटरप्ट। कहता है जब डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं बिटवीन द सीपीयू एंड द आईओ डिवाइस, ये कौन इनिशिएट करता है? सीपीयू। सीपीयू कैसे इनिशिएट करता है? क्योंकि आईओ डिवाइस ने किसको रिक्वेस्ट करी? आपके डीएमए कंट्रोलर को। डीएमए ने किसको करी? सीपीयू को। तभी सीपीयू इनिशिएट करता है। सीपीयू क्या करता है? जितनी मेमोरी बसेस के ऊपर जो उसका कंट्रोल है वो रीलिंक्विश कर देता है। ठीक है जी। The CPU cannot start the transfer unless the device is ready to communicate with the CPU। कहता सीपीयू तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक आईओ डिवाइस हैंडशेक नहीं करता। किसके साथ? डीएमए के साथ। सो डिवाइस के रेडीनेस जो है वो किस तरह से डिटरमिन किया जाता है? बाय एन इंटरप्ट सिग्नल। तो सीपीयू सॉरी आपका जो आईओ डिवाइस है वो अगर सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जब आईओ डिवाइस को चाहिए सीपीयू, वो डीएमए के साथ काम नहीं कर सकता। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे टास्क हमारी सिस्टम्स में होते हैं, तो उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए सीपीयू को खुद काम करना पड़ता है। पर सीपीयू को कैसे पता लगेगा कि ये डिवाइस मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है? और ये अगर ये कम्युनिकेट करना चाहता है, वो रेडी है, तो सीपीयू जो आपका आईओ डिवाइस है वो सीपीयू को क्या भेजेगा? इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा। अगर उसने डीएमए के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो डीएमए रिक्वेस्ट भेजेगा। जब उसने सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो क्या भेजेगा? इंटरप्ट भेजेगा। किसको? डायरेक्टली सीपीयू को। तो सीपीयू क्या करता है? इसका मतलब ये है जब आईओ डिवाइस ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, एक टास्क आया सीपीयू के पास, तो सीपीयू क्या करता है? जब उसने इंटरप्ट भेजा, इमीडिएटली उस इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करता है। कैसे? बाय स्टोरिंग रिटर्न एड्रेस फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर इनटू द मेमोरी स्टैक। तो जिस एड्रेस पे वो काम कर रहा होता है वो अपना वो एड्रेस किसमें डाल देता है? प्रोग्राम काउंटर में डाल देता है इनटू द मेमोरी स्टैक। प्रोग्राम काउंटर में वो सारे एड्रेसेस होते हैं जहां पे सीपीयू ने जाके वन बाय वन टास्क उठाना है और उन जॉब्स को कंप्लीट करना है। ठीक है जी। अब प्रोग्राम काउंटर में से वो अपना एड्रेस उठाता है कि मैं ये जॉब कर रहा था, मैंने यहीं पे आना है, तो वो कहाँ डाल देता है? मेमोरी स्टैक में। मेमोरी स्टैक किस पे काम करता है? फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो स्टैक जो एड्रेस उसने डाला है वो ही पहले वो उठाएगा। एंड द प्रोग्राम ब्रांचेस टू द सर्विस रूटीन दैट प्रोसेसेस द रिक्वायर्ड ट्रांसफर। और वो उस आईओ ट्रांसफर की तरफ चला जाता है अपना रिटर्न एड्रेस स्टोर करके, ताकि जब मैं आईओ डिवाइस का कोई काम करके आऊंगा तो मैं आऊंगा कहाँ पे? कहाँ से मैं एड्रेस उठाऊंगा? तो मैं मेमोरी स्टैक में से वो एड्रेस उठाऊंगा और मैं उसी एड्रेस पे, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम काउंटर में से उठाएगा तो जो एड्रेस जिस एड्रेस पे वो काम कर रहा था वो आधा अधूरा रह गया था, तो फिर वो सारी प्रॉब्लम आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को किसी ने इंटरप्ट किया तो मैंने इंटरप्ट का इमीडिएटली क्या देना है? जवाब देना है। ठीक है क्लास? तो कहता अब इस सिचुएशन में तो ये तो है एक डिवाइस, एक डिवाइस की बात कर रहा है कि एक डिवाइस मुझे इंटरप्ट दे सकता है। कहता बाय चांस ऐसा केस आ गया, कोई ऐसी एप्लीकेशन आ गई जहां पे नंबर ऑफ डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं और हर एक डिवाइस जो है दे आर एबल, उसमें ये क्षमता है कि वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है ओरिजिनेट कर सके। तो सपोज करो मेरे बच्चों कि 4 डिवाइसेस लगे हैं और चारों ने इकट्ठे क्या कर दिया? क्या कर दिया? इंटरप्ट। यस, चारों डिवाइसेस ने इंटरप्ट भेजा सीपीयू को एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। तो भाई सीपीयू किस तरह से
किस तरह से उन इकट्ठी आई रिक्वेस्ट को सर्विस देगा। यहाँ पे दिक्कत आ गई ना। अब दिस इज अवर टॉपिक। कहता इन अ टिपिकल एप्लीकेशन अ नंबर ऑफ IO devices are attached to the computer with each device able to originate an interrupt request और सारे भेज सकते हैं। The first task of the interrupt system, अब यहाँ पे क्या है हमारे पीसी में क्या लगा हुआ है, इंटरप्ट सिस्टम लगा हुआ है जो कि मल्टीपल इंटरप्ट्स को हैंडल करता है। अब वो इंटरप्ट सिस्टम ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इंटरप्ट का सोर्स कौन है। अगर तो कोई लोएस्ट डिवाइस से इंटरप्ट आई है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हाईएस्ट डिवाइस से इंटरप्ट आई है तो इमीडिएटली सीपीयू को जो भी वो काम कर रहा है अपना रिटर्निंग एड्रेस मेमोरी स्टैक में स्टोर करवा के उस इंटरप्ट की तरफ उसको जाना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये किसका काम है, इंटरप्ट सिस्टम का जो आपके सिस्टम में लगा हुआ है। देयर इज आल्सो द पॉसिबिलिटी दैट सेवरल सोर्सेज विल रिक्वेस्ट सर्विस साइमल्टेनियसली। अब कहता है ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्विस को साइमल्टेनियसली, इकट्ठे एक ही बार में। अब उस केस में सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि किस डिवाइस को सर्विस पहले मैंने देनी है। क्लास क्लियर है जी? क्लास इस प्रायोरिटी इंटरप्ट का टॉपिक समझ में आया कि क्या उसका बेस क्या है? हाँ जी क्लास। सर एक बार थोड़ा दोबारा रिपीट कर दो। किस चीज में, किस में? सर जो अभी सर आपने लास्ट से पहले समझाया थोड़ा। ठीक है। कहता है हमारे पास कई बार क्या होता है, अब ये बता दिया मैंने, आईओ ने अगर सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो उसको क्या भेजेगा, इंटरप्ट। तो कहता है आपके पीसी में मल्टीपल आईओ डिवाइसेस जो हैं दे आर अटैच्ड टू योर कंप्यूटर एंड ईच आईओ डिवाइस हैविंग अ कैपेबिलिटी टू ओरिजिनेट एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और चारों डिवाइसेस इंटरप्ट रिक्वेस्ट एट ए टाइम भी भेज सकते हैं। अब ये एक पॉसिबिलिटी है कि सेवरल रिसोर्सेज विल रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस साइमल्टेनियसली। अब आपके मशीन में एक इंटरप्ट सिस्टम लगाया हुआ है जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि इंटरप्ट का सोर्स क्या है, कि इंटरप्ट का सोर्स क्या है। तो जो जो इंटरप्ट का सोर्स है पहले वो चेक करेगा कि किस आईओ डिवाइस से इंटरप्ट आई है। अब इस केस में क्या होता है, सिस्टम ये भी डिसाइड करता है कि मैंने कौन से डिवाइस को पहले सर्विस देनी है, विच डिवाइस टू सर्विस फर्स्ट, किस डिवाइस को मैंने सर्विस पहले देनी। अब उस केस में मैंने प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम लगा रखा है। अब जो इंटरप्ट सिस्टम है जिसको हमने नाम दिया है, एक है इंटरप्ट सिस्टम को बनाने का एक तरीका है प्रायोरिटी इंटरप्ट। हम लोगों ने हर एक डिवाइस की क्या सेट कर दी है, प्रायोरिटी सेट कर दी है। ये डिवाइस से आएगा, ये लोएस्ट प्रायोरिटी का है, ये कीबोर्ड माउस लोअर प्रायोरिटी के हैं, कोई और डिवाइस हायर प्रायोरिटी का है। तो बाई चांस मैं किसी लोअर प्रायोरिटी को सर्विस दे रहा था तो अचानक हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस की मुझे इंटरप्ट आ गई, तो मुझे सारे काम छोड़ के हाईएस्ट प्रायोरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मैं उसको सर्विस नहीं दूंगा तो मेरा सिस्टम क्या कर जाएगा, हैंग कर जाएगा क्लास। ठीक है, जो उस केस में मुझे प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। तो इंटरप्ट सिस्टम सेटअप करने का एक तरीका है, आपने इंटरप्ट कैसे सेटअप किया है, प्रायोरिटी के थ्रू मैंने इंटरप्ट को सेटअप किया है, प्रायोरिटी वाइज। ठीक है जी। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी इंटरप्ट कि किस तरह से मल्टीपल डिवाइसेस को आप सीपीयू सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब मेरे पास 4 बच्चे इकट्ठे अपनी प्रॉब्लम लेके, तो मैंने कैसे सुननी है। तो मैंने कहा भाई अब चारों मेरे लिए सारे चारों बच्चे अच्छे हैं, तो सर फिर आप कैसे डिसाइड किया। तो मैंने क्या किया, आपका चारों बच्चों का रोल नंबर पूछा। कोई कहता मेरा 6 है, कोई कहता मेरा 20 है, कोई कहता 34 है, कोई कहता मेरा 92 है। तो मैं पहले 6 के बाद सुनूंगा, रोल नंबर वाइज सुनूंगा। कहते ठीक है सर। फिर 6 के बाद 26, फिर 32, फिर 92। तो इस तरह से मैंने प्रायोरिटी इंटरप्ट सेटअप कर दी है। ठीक है जी। मैं रोल नंबर वाइज हर एक की प्रॉब्लम सुनूंगा, मैं इकट्ठे प्रॉब्लम नहीं सुन सकता। इसी तरह से सीपीयू भी इकट्ठे प्रॉब्लम नहीं सुन सकते।
सपोज करो 4 आपकी प्रॉब्लम आई और एक प्रिंसिपल सर की भी आ गई, उन्होंने भी मुझे इंटरप्ट किया। अरे अब आप बताओ कि मैं सबसे पहले किसको सर्विस दूंगा? प्रिंसिपल सर। वाई? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ज्यादा थी। ठीक है जी, अगर मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा तो मेरा जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट वो क्या कर जाएगा, हैंग कर जाएगा, मेरे को फायर कर देंगे। ठीक है जी, फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है जी, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सेम इसी तरह से सीपीयू भी क्या करता है, जो मल्टीपल जॉब साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करती हैं फॉर द सर्विस, तो सीपीयू एक अपना उसने क्या लगा रखा है, इंटरप्ट सिस्टम लगा रखा है। तो उस इंटरप्ट सिस्टम में उसने एक इंटरप्ट कैसे सेटअप किया है कि मैं प्रायोरिटी वाइज इंटरप्ट को हैंडल करूंगा। हर एक डिवाइस की उसने क्या सेट कर दी हुई है, प्रायोरिटी सेट कर दी है। तो क्लास, प्रायोरिटी सेटअप करने के दो तरीके हैं, वन इज हार्डवेयर एंड अनदर इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के लिए हमारे पास है डेजी चेन प्रायोरिटी इंटरप्ट। क्लास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेजी चेन प्रायोरिटी इंटरप्ट। ये क्वेश्चन हमें जरूर आएगा, जरूर 101% आएगा। ठीक है जी, तो ये क्लास हो सकता है कि हम लोग मंडे करेंगे। ठीक है जी, मंडे हम लोग इसको इस प्रायोरिटी इंटरप्ट को फिनिश करके साथ ही में डेजी चेन प्रायोरिटी भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है जी, तो अभी जो आपकी सबमिशन है, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। 5th क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फीफो बफर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर। ठीक है, ये आप लोग करोगे। और नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट इज प्रायोरिटी इंटरप्ट, एक्सप्लेन डेजी चेन प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी फर्स्ट असाइनमेंट को बनाते हैं। राइट क्लास? क्लास इसमें हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स बचे हैं। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नो डाउट? नो सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू क्लास। फिर नाउ वी आर leave the class. Okay class, thank you very much.